काफ़ी यूथ को देखता हूँ कॉलेज टाइम में उनके मल्टीपल ब्रेकअप्स हो रहे हैं। वो एक ब्रेकअप में निकलने में वो 6 महीने से 1 साल 2 साल लगा देते हैं। ई की तैयारी में, नीट की तैयारी में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। कॉलेज में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में लोग सुसाइड कर रहे हैं। नाम के लिए हमारे पास फेसबुक में और इंस्टाग्राम में 10,000 फॉलोअर्स हैं, 5,000 फ्रेंड्स हैं और ज़रूरत पे कोई हमारे साथ नहीं है। हम अपनी बात शेयर तक नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा फ्रेंड वो है जो अपने दोस्त के डिस्ट्रेस को समझ पाए और समझ के उसको सॉल्व कराने की कोशिश करे। मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोवा से MBBS किया और एम्स दिल्ली, उस टाइम एक ही एम्स हुआ करता था, एम्स दिल्ली से मैंने MD साइकेट्री किया। तो मैं एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल साइकेट्रिस्ट था। नमस्कार, मैं सृष्टि आनंद स्वागत करती हूँ आप सभी का स्प्रेडली भारत के इस नए पॉडकास्ट में। भारत में हर साल कुछ 9 से 10 लाख विद्यार्थी UPSC की परीक्षा में बैठते हैं, तो उन्हें किस तरह की प्रिपरेशंस करनी चाहिए? छत्तीसगढ़ में रिसेंटली किस तरह के क्राइम्स हो रहे हैं और एक IPS ऑफिसर की ज़िंदगी कैसी होती है, आज हम एक IPS ऑफिसर से ही सुनेंगे। तो स्वागत करते हैं कवर्धा के SP सर अभिषेक पल्लव सर का। थैंक यू। बेगूसराय के छोटे से शहर से निकले हुए सर ने आज बहुत कुछ अचीव किया है। आज आप जिस पोजीशन पे है वो हर एक UPSC एस्पिरेंट्स का सपना होता है। तो सर मेरा आपसे एक ये क्वेश्चन है कि अगर आज आप एक IPS ऑफिसर ना होते तो आपका एक बैकअप प्लान क्या था? मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोवा से MBBS किया और एम्स दिल्ली, उस टाइम एक ही एम्स हुआ करता था, एम्स दिल्ली से मैंने MD साइकेट्री किया। तो मैं एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल साइकेट्रिस्ट था। तो मैं साइकेट्री की प्रैक्टिस कर सकता था, मेडिकल प्रैक्टिस कर सकता था। मेरी पत्नी भी डॉक्टर हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। तो बैकअप प्लान था, लेकिन मेरी हमेशा मानना है कि जब भी हम तैयारी करें उसको अचीव करने की कोशिश से करें। बैकअप प्लान रहना चाहिए, लेकिन वो अगर सक्सीड नहीं हुए तो अपने आप बैकअप निकल जाता है लाइफ में। हम जब कोई तैयारी कर रहे हैं तो हमें सफलता के लिए ही करना चाहिए, क्योंकि हर असफलता जो है वो एक स्कार छोड़ती है, एक वुंड छोड़ती है, जो कि हील होने में समय लगता है। तो जब भी कोई तैयारी करें, प्राइमरी फोकस प्लान A में रखें, प्लान B, प्लान C समय के साथ साथ बनता रहता है। काफ़ी अच्छी सोच है सर। नाउ नीट टू एम्स, एम्स टू UPSC, आपने एक बहुत लंबा सफ़र तय किया था 2013 तक में। तो इतना लंबा सफ़र तय करने में आपका एक मोटिवेशन क्या रहा? आपने क्या सोच के स्विच किया UPSC के लिए? जब भी हम इम्पॉर्टेंट है लाइफ में कि जब भी हम जो चीज़ करें पूरी शिद्दत से करें, इस तरह से करें कि वो आगे भी हमारे काम आए। मैंने MBBS 2005 में कंप्लीट किया था। जब 2012 में मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी करने की सोची, तो उस टाइम मैंने ऑप्शनल अपने सब्जेक्ट्स रखे, मेडिकल साइंस, साइकोलॉजी। मेडिकल साइंस 7 साल के बाद दोबारा उन सब्जेक्ट को रखना निश्चित रूप मुश्किल होता है। आपने अच्छी तरह से यदि अंडर ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो ये हमेशा काम आता है। मैं यूथ से भी अपील करूँगा, काफ़ी लोगों को मैं देखता हूँ आजकल हम कॉलेज में जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमें लगता है ये ब्रांच हमें क्या काम आएगा, हमें तो किसी और काम करना है, तो हम उस कोर चीज़ों को छोड़ देते हैं। जब भी हम कुछ चीज़ों को पढ़ते हैं वो कभी ना कभी काम आता है, क्रॉस ट्रेनिंग काम आती है। जैसे मैंने देखा है कुछ मैकेनिकल के बच्चे जब कंप्यूटर्स में भी स्विच करते हैं तो भी मैकेनिकल की चीज़ें उनको काम आती हैं। जो इलेक्ट्रिकल के बच्चे कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स में स्विच करते हैं जॉब में, तो भी उन्हें काम आता है। तो जब भी हम कॉलेज में रहें, स्कूल में रहें, सब चीज़ों की इम्पोर्टेंस समझें, हर सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस समझें, हर छोटे छोटे जो इलेक्टिव्स होते हैं उनकी इम्पोर्टेंस समझें। तो मुझे फ़ायदा मिला कि जो मेरा 10th 12th तक का बेसिक्स था सब्जेक्ट्स के, MBBS की जो नॉलेज थी, उसी का फ़ायदा हुआ कि 2012 में पहली बार सिविल सर्विसेज में CSAT, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। तो उसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मैथ्स कॉम्प्रीहेंशन का मेरा बेसिक्स अच्छा था और दोनों मेरे ऑप्शनल अपने थे, मेडिकल साइंस, साइकोलॉजी, तुरंत मेरा सिलेक्शन भी हो गया। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आदमी जो है अपने सब्जेक्ट्स की नॉलेज जो है वो अच्छी तरह रखे। और जहाँ तक स्विच की बात है मेडिकल साइंस से सिविल सर्विसेज की तरफ, तो मैंने कहा स्किल कभी स्विच नहीं होता, जॉब प्रोफाइल स्विच होता है। मैं आज भी डॉक्टर हूँ। जब मैं दंतेवाड़ा में था तो मैं और मेरी पत्नी, हम लोग हज़ारों ट्राइबल्स को हम लोगों ने फ्री ट्रीटमेंट दिया, हम लोगों ने 100 से ज़्यादा मेडिकल कैंप लगाए। तो ये हमेशा उसका फ़ायदा मिलता है। और जहाँ तक सिविल सर्विसेज है, ये आपको ग्राउंड लेवल पे रह के हज़ारों लाखों लोगों तक पहुँचने का एक जरिया है। यदि आप देखेंगे गवर्नमेंट के टैक्स पेयर्स मनी पर आप
लोगों की के लिए सेवा कर सकते हैं, लोगों के लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। जो रीच है सिविल सर्विस का वो बहुत ज़्यादा है। हर जॉब अच्छा है, आप प्राइवेट जॉब में हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में हैं, प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सबकी देश की ज़रूरत है। लेकिन यदि आप ज़्यादा लोगों के जीवन में प्रभाव जल्दी डालना चाहते हैं, क्योंकि जीवन सीमित है, तो इसमें सिविल सर्विस हो, राजनीति हो, ये पब्लिक वर्क है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप प्राइवेट वर्क में कुछ लोगों तक सीमित रहना चाहते हैं कि पब्लिक वर्क में जाना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा करियर है। यदि इसको आप आपकी इच्छा लोगों तक पहुंचने की है तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। बिल्कुल सर, क्योंकि हम सब इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, तो आपने बताया कि हमें हर सब्जेक्ट का एक अपना इम्पोर्टेंस होता है, और शायद इसीलिए बीइंग एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हमें फर्स्ट ईयर में ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है, इवन दो हम किसी एक ब्रांच से डेडिकेटेड हो। तो सर मैं चाहती हूँ कि आप अपने प्रिपरेशन टाइम को डिफ़ाइन करें 4 चीज़ों को लेकर, जो कि आपके ड्रीम्स क्या थे, आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, आपके आइडल, आपके इंस्पिरेशन कौन थे, और किस तरह की डिस्ट्रैक्शंस आपको फेस करने को मिली। जब आप सिविल सर्विसेज की बात करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग एग्ज़ाम है। जैसा आपने शुरू में खुद कहा कि 12 से 13 लाख लोग बैठते हैं और मैक्सिमम 1000 के करीब सीटें होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि यूपीएससी के कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं, उसके पैटर्न को समझना ज़रूरी है, उसके स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को समझना ज़रूरी है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसको समझने की ज़रूरत है। अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। हर एग्ज़ाम के लिए कुछ सेट ऑफ स्ट्रेंथ चाहिए जो कि हमें डेवलप करना पड़ता है। यदि मैं यूपीएससी को लूँ तो यूपीएससी के लिए पहली चीज़ है कि ये एक लंबा साइकिल का एग्ज़ाम है। आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस होता है आपका, फिर मेंस होता है आपका, फिर पर्सनालिटी असेसमेंट, इंटरव्यू होता है। मार्च अप्रैल में प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम स्टार्ट होता है, तो अगले मार्च अप्रैल में आपका इंटरव्यू होता है। तो 1 साल का एक लंबा साइकिल रहता है, और यदि आपका नहीं हुआ तो वो साइकिल फिर रिपीट होता है। तो बहुत ही ज़्यादा मेंटल रेजिलियंस और मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए इस तैयारी के लिए। ये आप उसको टेस्ट क्रिकेट समझ सकते हैं। ये आप कोई व्यक्ति सोचे कि मैं 10 दिन या 2 महीने 1 महीने की तैयारी में सिविल सर्विसेज क्लियर कर लूँगा, तो कुछ लोगों का हो सकता है, लेकिन बहुत रेयर है। जनरली इसमें मेहनत लगती है। करीब 3000 से 4000 घंटे की तैयारी है। तो यदि आप डेली 8-10 घंटे भी करते हैं, 300 दिन 1 साल की फुल तैयारी है। और क्योंकि ये बहुत डाइवर्स है, आपको इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल अफेयर्स, तो एक वाइड स्पेक्ट्रम की नॉलेज चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी रहे, आपकी राइटिंग स्टाइल अच्छी रहे, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना है। तो जो भी लोग यूपीएससी की तरफ जाना चाहते हैं, वो काफ़ी लोग कहते हैं फिर हम तैयारी करना चाहते हैं, तैयारी की सोच रहे हैं, तो जो सोचने वाला टाइम होता है, कॉलेज का टाइम, पोस्ट ग्रेजुएशन का टाइम, उस टाइम वो इस तरह के हैबिट्स डेवलप करें। न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें, टीवी पे डिबेट्स देखना शुरू करें, जो नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स हैं उसमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करें कि ये चीज़ क्यों आया, ये पॉलिसी का क्या फ़ायदा होगा, इसकी जगह दूसरी क्या पॉलिसी आ सकती थी। हम हर सब्जेक्ट का थोड़ा बेसिक जानें, क्योंकि जब हम बेसिक जानेंगे तभी उसके हम टर्मिनोलॉजीज़ को समझ पाएंगे, तभी हम वो न्यूज़ आइटम्स को अप्रिशिएट कर पाएंगे। यूपीएससी जो जनरल स्टडीज़ है वो बेसिकली हमारी जनरल एप्टीट्यूड को चेक करता है कि आसपास की जो चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में अपना नज़रिया क्या है, हमारी समझ क्या है। तो जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वो इंडिया के बारे में, इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया की ज्योग्राफी, इंडिया की कल्चर जो हमने स्कूल में पहले ही पढ़ रखा था उसको रिवाइज़ करना शुरू कर सकते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ के अपनी इंक्लिनेशन बना सकते हैं। यूपीएससी का प्रिलिमिनरी और मेंस का पेपर देख सकते हैं कि वो क्या एक्सपेक्ट करता है। जैसे यूपीएससी में आप देखेंगे प्रिलिमिनरी में 2 पेपर होते हैं, एक सीसैट होता है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, और एक आपका जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है। सीसैट क्वालिफाइंग होता है, 33% मार्क्स चाहिए। उसमें भी काफ़ी लोगों को भ्रांतियाँ हैं कि हिंदी माध्यम वाले सीसैट क्लियर नहीं कर सकते, इंजीनियर्स को इसमें ज़्यादा बेनिफिट है। और काफ़ी बार मैंने ऐसा देखा है इंजीनियर्स कभी ओवर कॉन्फिडेंट भी होते हैं कि ये तो मैथ्स है, कॉम्प्रिहेंशन है, हम तो बिना पढ़े ही इसको निकाल लेंगे। और काफ़ी लोग 33% नहीं क्रॉस कर पाते और उसके कारण उनका प्रिलिमिनरी रुक जाता है। तो एक कॉन्फिडेंस का एक बेसिक लेवल चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस भी खतरा है, अंडर कॉन्फिडेंस भी खतरा है। यूपीएससी में छोटी जगह से बड़ी जगह से
हर तरह के जाति धर्म के लोग सेलेक्ट होते हैं। यूपीएससी सबको मौका देता है। निश्चित रूप से काफ़ी पिछले 10 वर्षों से देखा गया है कि इंजीनियर्स डॉक्टर्स की संख्या थोड़ी बढ़ी है, लेकिन उसका कारण ये भी है कि पेपर काफ़ी टेक्निकल हुआ है। कहीं ना कहीं ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ तैयारी थोड़ा शिफ्ट हुआ है। काफ़ी सारे रिसोर्सेज आप देखेंगे, ज़्यादातर न्यूज़पेपर, ज़्यादातर चीज़ें आजकल ऑनलाइन अवेलेबल हो गई हैं। आजकल ऑनलाइन नोट्स बनाने लग गए हैं, लेकिन तब भी मेरा कहना है कि हम ऑफलाइन से दूर नहीं जा सकते, क्योंकि ऑफलाइन रिवाइज करना बहुत आसान होता है। बिल्कुल, इसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने बहुत पहले ही दिया था यूपीएससी का एग्ज़ाम, वो 2013 की बात थी जब आपने क्वालिफाई किया था, तो उस टाइम आप सभी के पास रिसोर्सेज कम थी, हमारे पास ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थी। लेकिन अभी हमारे पास नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज है, हमारे पास ऑनलाइन ऐप्स है, हम नोट्स बना सकते हैं ऑनलाइन, फैकल्टीज़ हम लोग दुनिया भर के फैकल्टीज से ऑनलाइन पढ़ सकते। लेकिन उस टाइम के रिसोर्सेज फिल्टर्ड हुआ करते थे, भले ही कम थे लेकिन फिल्टर्ड। आज के टाइम पे जितने ही रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, इंसान का दिमाग उतना ही खुल रहा है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी कहीं ना कहीं बढ़ रही है। ऑनलाइन एजुकेशन से डिजिटल जो रूरल अर्बन डिवाइड था वो कम हुआ है, क्योंकि आज के दिन में स्मार्टफोन पे आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, वो नॉलेज एक गांव तक पहुंच सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने कहा कि हमें ऑनलाइन को फ़िल्टर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑनलाइन में सारी चीज़ें सही हो ये बताना सही नहीं है, और कौन सा रिसोर्स में क्या चीज़ काम का है जिसको हमें नोट डाउन करना है। अपनी नोट मेकिंग से अच्छी चीज़ कुछ भी नहीं है, क्योंकि अपनी नोट्स अपने हैंड राइटिंग में होती है, उसको रिवाइज़ करना आसान होता है। और जब आप 8-10 जगह से उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो क्या काम की चीज़ है जिसको आप एंड में रिवाइज़ कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम में रिवीजन सबसे इम्पॉर्टेंट खेल जो है अदा करता है। यदि आप चीज़ों को लास्ट में रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे तो वो आपके रिसेंट मेमोरी में नहीं रहेगी। जब वो रिसेंट मेमोरी में नहीं रहेगी तो उसको आप ठीक से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको 5-6 पॉइंट्स उसके पॉलिसी के बारे में, उसके पॉजिटिव्स, उसके नेगेटिव्स, यदि आप खुद डॉट डाउन करेंगे तो हमेशा फ़ायदा होता है। नोट्स मेकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, काफ़ी लोग ऑनलाइन से कंफर्टेबल रहते हैं, जब हम नई जनरेशन की आपने बात की। लेकिन मेरा मानना है कि हम नोट्स ऐसे बनाएं जिसको हम रिवाइज फास्ट कर सकें। यदि हम ऑनलाइन फास्ट रिवाइज कर सकते हैं, हमारी बॉडी उसके लिए अडेप्ट है, तो हमें करना चाहिए। और टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, आपने सही कहा, और टेक्नोलॉजी से हम पीछे नहीं हट सकते। जो भी टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव यूज़ नहीं करेगा वो पीछे रह जाएगा। और टेक्नोलॉजी ऐसा है जो यहाँ रुकेगा नहीं। हमारे टाइम कुछ टेक्नोलॉजी था, आपके टाइम एक टेक्नोलॉजी आई, 10 साल बाद कुछ नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी। हमें उसके लिए अपग्रेड करते रहना बहुत ज़रूरी है, उसका सही यूज़ करके उसके साथ कदम मिलाकर बिल्कुल टेक्नोलॉजी को हम। और निश्चित रूप से मैंने कहा इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। हर आदमी उसको ऑनलाइन वीडियोज आ गए हैं, ऑडियोज आ गए हैं, आप अपने एजुकेटर उसमें डिसाइड कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं, आप पीयर शेयरिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन तो है ही, आजकल इंस्टाग्राम के ग्रुप्स बन गए हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप बन गए हैं, लोग एक दूसरे को नोट्स शेयर करते हैं, लोग एक दूसरे को टॉपिक शेयर करते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम ईर्ष्या से दूर जाएं। प्रॉब्लम क्या होता है, हम शेयर तो करते हैं लेकिन हर चीज़ हम छिपाना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में छिपाना संभव नहीं है, हमें एक दूसरे से शेयर करना चाहिए, जो चीज़ समझ में आए एक दूसरे को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे को समझाएंगे आप तो खुद भी समझेंगे। इससे अच्छा कोई, जब आप किसी को कोई चीज़ बताते हो तो आप उसके लिए डीप में पढ़ते हो, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होती है, आपके कंसेप्ट काफ़ी क्लियर होते हैं। तो जब भी आप तैयारी करें, कम से कम 3-4 बच्चों का एक ग्रुप बनाएं जो कि लाइक माइंडेड ग्रुप हो। आप एक दूसरे को मोटिवेट करें, क्योंकि तैयारी में एक ये भी प्रॉब्लम आती है कि हम अपने मोटिवेशन को सस्टेन नहीं कर पाते। हम काफ़ी जोश में तैयारी शुरू करते हैं, हम किताबें ख़रीद लेते हैं, कोचिंग में एनरोल कर लेते हैं, ऑनलाइन रिसोर्स डाउनलोड कर लेते हैं, 2 या 3 दिन पढ़ते हैं और फिर हमारा जोश जो है वो ठंडा हो जाता है और फिर हम उसे छोड़ देते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद हमें जोश आता है। तो ये जो साइकिल्स में हमारी तैयारी होती है वो नुकसान करता है। तैयारी एक सस्टेन्ड फोकस पे होना चाहिए। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मैंने कहा कि, और ये भी बहुत ज़रूरी है कि जब हम कॉलेज में हैं तो अपने लाइफ को एंजॉय भी करें, पढ़ाई पर भी ध्यान दें, और हम एक फोकस मेंटेन करें कि हमें करियर में क्या करना है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि एक क्लैरिटी नहीं है काफ़ी यूथ में कि हमें आगे करना क्या है, वो एम्बिग्विटी में है, रोल कन्फ्यूजन में है। तो वो भी बहुत ज़रूरी है कि हम कॉलेज में 3rd फाइनल ईयर आते आते
अपने अगले 20-25 साल का एक खाका थोड़ा सा तैयार करें। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं होती, हम सोचते हैं वही होता है, हमें अपने फ्लेक्सिबिलिटी के साथ हमें रीडिज़ाइन करना पड़ता है। लेकिन एक ब्रॉड हमें एक एम जो है ज़िंदगी का वो क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या करना है। काफ़ी बच्चों को मैं देखता हूँ केवल तैयारी करना है, इसीलिए हमने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी। कि ध्यान दें आप, यूथ के काफ़ी लोग 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल तक बर्बाद कर देते हैं तैयारियों में। आपको ये भी देखना है कि तैयारी में आप कितना कर पा रहे हैं, क्या कमियां आपके अंदर हैं, कैसे उसको सुधारा जाए, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। यदि आप अपने कमियों को नहीं सुधारोगे तो आप लगातार फेल करोगे, और जितनी बार आप फेल करोगे आप उतने कमज़ोर होगे, और फिर एक अंदर एक फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी, फीलिंग ऑफ फेलियर, वो आप इंटरनलाइज कर लेते हो, और फिर आप अपने दूसरे फील्ड में भी अच्छा नहीं कर पाते हो। इसीलिए ज़रूरी नहीं हर आदमी डॉक्टर ही बने, हर आदमी इंजीनियर ही बने, हर आदमी कंप्यूटर साइंस में ही जाए, हर आदमी सिविल सर्वेंट ही बने। जो आदमी को, जिसमें आदमी को लगता है कि स्किल सेट मेरा मैच कर रहा है या मैं अपने अंदर चेंजेस ला सकता हूँ इस स्किल सेट को के अलाइन करते हुए, नहीं तो। आपने मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आंसर कर दिया। वो कुछ ऐसा ही है कि जैसे इंडिया का भी सिचुएशन ऐसा है कि बल्क में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं यूपीएससी, एस्पिरेंट्स हमारे पास बहुत है, एंड एवरीवन इज़ विलिंग टू गिव द यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो इज इंडियन गवर्नमेंट रियली रेडी टू एक्सेप्ट और सच लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन? अब डेमोक्रेसी है, हर आदमी को वोट देने का अधिकार है, हर आदमी को एग्ज़ाम में बैठने का अधिकार है, हम किसी से अधिकार का छीन नहीं सकते। लेकिन ज़रूरी ये है कि रिफॉर्म्स लगातार होते रहें। जैसे पहले 3 अटैम्प्ट थे, फिर 4 अटैम्प्ट हुए, अब जनरल में 6 अटैम्प्ट हो गए, तो अटैम्प्ट बढ़े हैं तो लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं। यूथ को भी अधिकार है, हम अटैम्प्ट छीन नहीं सकते उनसे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ज़रूरी है कि हम पहले सोचें खुद ही कि हम सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं। काफ़ी लोग जो टीवी में देखते हैं, पेपर में पढ़ते हैं, ऑरा के कारण काफ़ी सारे अनएक्सपेक्टेड रियलिटीज़ को देख के उनके अनड्यू एक्सपेक्टेशंस के साथ तैयारी करते हैं, वो आने के बाद जल्दी परेशान भी हो जाते हैं। और एग्ज़ाम बहुत लंबा है, यदि आपका एम क्लियर नहीं है, फोकस क्लियर नहीं है, तो आप जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और तैयारी को छोड़ दोगे। यदि आपने साल 2 साल की तैयारी करके बीच में छोड़ दिया तो वो प्रोडक्टिव यंग एज जो आपका है 1 साल 2 साल यूथ का, वो वेस्ट हो जाता है। तो मेरा हमेशा मानना है कि जब भी आप तैयारी शुरू करें, कुछ जो लोग सेलेक्टेड हुए हैं उनसे मिलें, अपने डिस्कस करें, अपने कॉलेज में जो प्रोफेसर्स हैं उनसे डिस्कस करें, आप अपने देखें कि आप क्यों आना चाहते हैं सिविल सर्विसेज में, और एक बार पूरा मन बना लें तो ही तैयारी करें। काफ़ी लोग क्या है, कर लेते हैं तैयारी, उसके लिए आ जाते हैं। तो ये करने वाली तैयारी में आपका काफ़ी, आप देखें ग्रेजुएट्स आके तैयारी कर रहे हैं, ऐसे लोग तैयारी कर रहे हैं जिनका करियर एक बहुत ही नए करियर की तरफ वो है। और वो टाइम ऐसा होता है जब आदमी की शादी का फैमिली टाइम रहता है, जब आदमी का करियर का टाइम रहता है। आपके नीचे जो कुछ बच्चे जो आपके जूनियर्स होते हैं वो जॉब्स में आ जाते हैं, वो आपको फ़ोन करते हैं, वो कोई गाड़ी ख़रीद लेता है, कोई घर ख़रीद लेता है, आपको लगता है मैं तैयारी में ही फंसा हुआ हूँ। तो वो एक जो पीयर प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो तैयारी का एकेडमिक प्रेशर तो एक चीज़ है, जो तैयारी का जो मेंटल प्रेशर है, यदि आपका नहीं हुआ तो घर वाले बोलते हैं क्या तैयारी किया तुमने, आसपास वाले पूछते हैं, प्रिलिमिनरी का रिजल्ट आया तो पूछते हैं हुआ कि नहीं हुआ, फिर मेंस का रिजल्ट आता है तो पूछते हैं हुआ कि नहीं हुआ, फिर इंटरव्यू का रिजल्ट है। तो बहुत ही मेंटली ग्रिलिंग तैयारी है। तो एक तरह से समुंदर को लांघने वाली बात है, तो उसमें आदमी को मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए दूसरों को देख के ना कूदें, और केवल इस बात पे ना जाए जैसे कुछ लोग बोलते हैं सिलेक्शन के बाद कि जो मेहनत करेगा उसका हो ही जाएगा। अब इस देश में इतना टैलेंट है, आप समझ सकते हैं यदि 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं तो कम से कम 50,000 से ऊपर तो बहुत ही अच्छे CDF एस्पिरेंट्स हैं, और उसमें सीटें 1000 ही हैं, तो भी रेशियो 50:1 है। तो केवल हमें अपने अंदर सुधार लाना ही पड़ेगा, कमियों को दूर करना ही पड़ेगा, तभी हम क्रैक कर पाएंगे। इंडिया में सिलेक्शन नहीं है, रिजेक्शन है, मतलब सब रिजेक्ट हो रहे हैं, कुछ लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, ऐसी स्थिति है। बस में यदि सीटें 10 हैं और चढ़ने वाले 100 हैं तो कुछ को तो खड़े जाना ही पड़ेगा, वैसी स्थिति है। कुछ ऐसी ही बात है कि यूपीएससी वर्ल्ड का 3rd टफेस्ट एग्जाम्स में आता है,
तो सर अब मैं करंट सिचुएशन पे आती हूँ आपका। तो कोई भी एस्पिरेंट्स होता है, जब वो प्रिपरेशंस के दौर में होता है तो उनके दिमाग में कुछ ऐसी ड्रीम्स होती है कि जब हम ऑफिसर बन जाए तो हमारे पास, जैसा कि मैं देख पाती हूँ, कि एक लाल बत्ती वाली गाड़ी होगी, एक अच्छी वेल सेटल्ड लाइफ होगी। तो व्हाट एग्जैक्टली इज पावर फॉर यू? डज पावर लाइज विद इन यू और डज पावर लाइज विद इन योर पोजिशन? कुछ पावर्स पोजीशन के कारण आते हैं बिल्कुल। और कुछ पावर आप जो कार्य करते हो तो लोगों के दिलों में जगह बनाते हो उसके कारण आते हैं। निश्चित रूप से जैसा मैंने कहा, सिविल सर्विसेज में आप जब IAS IPS बनते हैं तो आप केवल 3 से 4 सालों में आप कलेक्टर SP बन जाते हैं, जहाँ पूरे ज़िले की जिम्मेदारी आपके ऊपर रहती है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, किसी भी पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, लेकिन आप अपने कार्यों से जो है उस पोजीशन को गौरवान्वित करते हो या उसको कलंकित करते हो। ज़िंदगी में एग्ज़ाम क्लियर करना एक चीज़ है, उस पे आके कार्य करना वही दूसरी चीज़ है। लेकिन निश्चित रूप से मैंने कहा कि यहाँ पर एवेन्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। जहाँ तक प्रिविलेजेस की बात, जो नेगेटिव है कि आपको छोटी जगह पे जाके काम करना पड़ता है, जनता के बीच रह के काम करना पड़ता है। यदि काफ़ी लोग जो बड़े टाउन्स के होते हैं, सिटीज़ के होते हैं, जब वो छोटे डिस्ट्रिक्ट में उनकी पोस्टिंग होती है तो वो परेशान हो जाते हैं। ट्रांसफरेबल जॉब है, 1 साल 1.5 साल 2 साल में ट्रांसफ़र आ जाती है, तो एक जगह पे आप तो ये सर्विसेज के बारे में पता होना चाहिए आपको कि ट्रांसफरेबल जॉब है। काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, मीडिया है, सिविल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबके साथ आपको समन्वय बना के काम करना पड़ता है। लीडरशिप पोजीशन होता है, आपके नीचे 5,000 से 10,000 लोग आपके नीचे हैं, तो एक लीडरशिप आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है। जहाँ तक पॉजिटिव की बात है, आपने कहा कि रेसिडेंस मिलता है, गाड़ी मिलती है, घर में लोग मिलते हैं जो कि आपकी वर्दी सेट करते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं। एक सोसाइटी में एक पोजीशन रहता है, एक प्रेस्टीज रहता है, और लोग जानते हैं कि आपने मेहनत करके आप वहाँ पहुँचे हैं, किसी जुगाड़ से आप नहीं पहुँचे। तो निश्चित रूप से प्रेस्टीज और पोजीशन, लेकिन जो ब्रिटिश टाइम्स की जो लिगेसी है वो काफ़ी चेंज हुआ है, डेमोक्रेसी अंदर तक गई है। हमें ये प्रेस्टीज और पावर लोगों के वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए मिली है, उन्हें दबाने के लिए और शोषण करने के लिए नहीं मिली है। और आज के टाइम में जो भी ऐसा करेगा, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जो उन चीज़ों को लाते हैं, तो हमें पॉजिटिव पर्सपेक्टिव के साथ आना चाहिए। हमें समझना चाहिए NGO के फंक्शन और सरकार के फंक्शन में अलग है। हमें सरकार की नीतियों को, पॉलिसीज़ को लोगों के वेलफेयर के लिए इम्प्लीमेंट करना है। हम इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज़ हैं। काफ़ी लोग टीवी में देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, सिंघम देखते हैं, बाकी चीज़ें लोगों को लगता है हम आते ही काफ़ी कुछ कर देंगे। हमें पहले सिस्टम को समझना होता है, फिर करना होता है। लेकिन मैंने कहा कि जब भी हम कोई चीज़ करते हैं, नया ही रहता है हमारे लिए। यदि हम फ्लेक्सिबल हैं, अडेप्टिव हैं, हमारे गोल्स क्लियर हैं, हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो सिविल सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा स्कोप प्रोवाइड करती है आपको अपने लिए एक जगह बनाने के लिए, जनता के दिलों में जगह बनाने के लिए, और सोसाइटी में जगह बनाने के लिए। पावर कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा होते थे, वो अपने साम्राज्य में कुछ एक ऐसे दिन पे निकलते थे जब वो भेष बता के लोगों से कम्युनिकेट करते थे, अपने लोगों से पूछते थे कि उन्हें क्या प्रॉब्लम्स है और उन्हें क्या सल्यूशन चाहिए। तो अगर हम किसी पोजीशन पे, तो हमें उस सर्टेन एरिया का प्रॉब्लम्स पता होना चाहिए और उसके लिए हम क्या सल्यूशंस ब्रिंग आउट करते हैं। तो आप ऐसा कभी कम्युनिकेट करते किसी सोसाइटी में? आज का IT का ज़माना है, बिल्कुल, इंटरनेट का ज़माना है। मेरा फ़ोटो ऐसे ही काफ़ी लोग जान जाते हैं, वीडियोस जान लोग देखते हैं, तो एनोनिमिटी मेंटेन करना उतना आसान नहीं है जितना पहले था। लेकिन निश्चित रूप से हम काफ़ी बार थाने जाते हैं, सिविल क्लोथ्स में जाते हैं, लोगों की यदि आज के दिन में मैं शायद पहला IPS अधिकारी हूँ जिसने अपना पर्सनल नंबर 7898815399 पब्लिक किया हुआ है। तो काफ़ी लोग इसमें व्हाट्सएप दे के अपनी समस्याएं बताते हैं, काफ़ी लोग इसमें फ़ोन करके अपनी समस्याएं बताते हैं। मैं अपना सुसाइड हेल्पलाइन भी चलाता हूँ, स्ट्रेस हेल्पलाइन चलाता हूँ, साइबर फ्रॉड का हेल्पलाइन चलाता हूँ, लोगों से मोबाइल लॉस्ट का हेल्पलाइन चलाता हूँ। काफ़ी लोग फ़ोन करते हैं, बताते हैं, फॉर्म रजिस्टर कराते हैं। निश्चित रूप से जनता की या पुलिसकर्मियों की समस्याओं को जानने के लिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए, फीडबैक मैकेनिज्म। वो तरह तरह के हो सकते हैं। जैसे हम लोगों ने कुछ जगह
QR कोड बेस्ड रखा कि उसको स्कैन करके अपनी शिकायत आप कर सकते हैं। कुछ जगह पे जो है वो आप आज के टाइम में आप कुछ ऐप बना सकते हैं जिसमें लोग अपनी कहीं भी डिस्ट्रेस में रहें तो अपना लोकेशन भेज सकें, लोग अपनी बात रख सकें। आज के दिन में चैनल्स की कोई कमी नहीं है। मैंने कहा टेक्नोलॉजी का हमें यूज़ करना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से भाग रही है और कहीं ना कहीं शासकीय एजेंसीज़ को भी टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट होने की आवश्यकता है, जिससे कि हम लोग जनता की बात हम तक पहुंच पाए और हमारी बात भी जनता तक पहुंच पाए। और बहुत सिस्टम बहुत क्विक हो गया टेक्नोलॉजी के आने से, बैरियर्स थोड़े कम हो गए। बैरियर्स कम हो गए, लोगों के एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा हो गए। हाँ। यदि हम फ़ोन करें और कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है तो तुरंत हम ये हो जाते हैं कि फ़ोन ही नहीं उठ रहा हमारा। तो एक कहीं ना कहीं पेशेंस भी कम हुआ है, हमारी जो टॉलरेंस लिमिट है वो भी कम हुआ है। और आज के दिन में मैंने कहा टेक्नोलॉजी में बहुत ज़रूरी है कि हमें उसको फ़िल्टर करना, क्या सही है क्या गलत है। आप देख सकते हैं र्यूमर्स बहुत जल्दी फैलते हैं, परसेप्शन मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में होता है, हम ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में होती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम सोशल मीडिया में जो यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसके साइड इफ़ेक्ट्स के लिए भी तैयार रहना चाहिए। सर, जैसे मैंने आपका एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे कि आपका जो स्केड्यूल होता है बहुत हाईली बिजी रहता है। आप 7 बजे उठते हैं, उसके बाद आपका क्या वर्क प्रोसीजर रहता है उसके बारे में आपने डिस्कस किया था। तो आप अपना हेल्थ केयर कैसे करते हैं? निश्चित रूप से हेल्थ केयर एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सबसे इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में स्ट्रेस मैनेजमेंट, कि हम सॉल्यूशन फोकस्ड रहें, हम फ्यूचर के बारे में सोच के बहुत एप्रीहेंसिव ना रहें, हम उसको कैसे सॉल्व कर सकें वो हमारी सोच होनी चाहिए। यदि हमारी सोच सॉल्यूशन ओरिएंटेड है तो हमें हमेशा हमारे कुछ हॉबीज़ होने चाहिए जिसको जो कि हम रिलैक्स कर पाएँ स्ट्रेस में रहें। तो पेंटिंग हो सकता है, सिंगिंग हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, क्रिकेट स्पोर्ट्स देखना हो सकता है, स्पोर्ट्स खेलना हो सकता है। बुक रीडिंग एक बहुत अच्छी हैबिट है जो कि काफ़ी तेज़ी से घट रही है। आप देखेंगे ऑनलाइन आने के बाद और कम होता जा रहा है। बुक रीडिंग एक बहुत अच्छी हैबिट है। रिलीजन के साथ जुड़ना हो गया, योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, अच्छे फ्रेंड्स बनाना, प्रेशर के टाइम फैमिली मेम्बर्स से बातचीत करना, यदि एक अच्छी स्ट्रॉन्ग फैमिली वैल्यूज रखना, फैमिली सिस्टम को रखना, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में रखना, वो पीयर रिलेशनशिप हो, वो कपल रिलेशनशिप हो, बच्चों के साथ रिलेशनशिप हो। यदि हम फैमिली लेवल पे अपने पर्सनल रिलेशनशिप में यदि हम स्ट्रॉन्ग रहेंगे तभी हम प्रोफेशनली अच्छा कर पाएंगे। मैं काफ़ी यूथ को देखता हूँ कॉलेज टाइम में उनके मल्टीपल ब्रेकअप्स हो रहे हैं, वो एक ब्रेकअप में निकलने में वो 6 महीने से 1 साल लगा 2 साल लगा देते हैं, तो उनका करियर का बहुत लंबा टाइम इसी ट्रॉमा को झेलने में निकल जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम स्टेबल रिलेशनशिप्स में रहें। हम जब भी हमें प्रॉब्लम हो हम प्रॉब्लम को शेयर करें। आप देख सकते हैं कॉलेजेस के अंदर तैयारी के टाइम में, जेई की तैयारी में, नीट की तैयारी में लोग बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। कॉलेज में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में लोग सुसाइड कर रहे हैं। नाम के लिए हमारे पास फेसबुक में और इंस्टाग्राम में 10,000 फॉलोअर्स हैं, 5,000 फ्रेंड्स हैं और ज़रूरत पे कोई हमारे साथ नहीं है। हम अपनी बात शेयर तक नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा फ्रेंड वो है जो अपने दोस्त के डिस्ट्रेस को समझ पाए और समझ के उसको सॉल्व कराने की कोशिश करे, उसको घर वालों से मिलाए, उसको काउंसलर से मिलाए और उसको ठीक करे। क्योंकि हम कहीं ना कहीं ऑनलाइन आइसोलेशन की तरफ भी जा रहे हैं। हमें ऑनलाइन एप्रिसिएशन के चक्कर में ऑनलाइन में जो चीज़ें हैं वो हमें लगता है कि वो सही है, हमें फ़िल्टर करने की ज़रूरत है। काफ़ी लोग ऑनलाइन में अपने बॉडी को लेके भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, लोगों को निगेटिविटी की फीलिंग आती है। जो चीज़ हम बदल सकते हैं, मॉडिफाइबल है, हमें उसके लिए सोचना चाहिए। काफ़ी लोगों को मैं देखता हूँ अनमॉडिफाइबल चीज़ों को लेके परेशान रहते हैं। मेरी हाइट कम है, मेरा कलर तो कॉम्प्लेक्शन ठीक नहीं है, मेरा बोलने का तरीका ठीक नहीं है, मेरा चलने का तरीका, वो अपने निगेटिविटी को अपने अंदर, कुछ भी नेगेटिव चीज़ लाइफ में होती है तो वो अपने ऊपर उसको लेके अपनी चीज़ों को और वो डिप्रिशिएट कर लेते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले अपने हम बॉडी को अप्रिशिएट, जो आदमी खुद को ही रेस्पेक्ट नहीं कर सकता तो वो दूसरों से रेस्पेक्ट तो उम्मीद ही नहीं कर सकता। हमें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, अपनी क्वालिटी से भरोसा होना चाहिए और जो मॉडिफाइबल चीज़ें हैं उसको चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। और यदि आदमी खुद कॉन्फिडेंट रहेगा तभी लोग उसको सम्मान देंगे। तो और चेहरे पे कॉन्फिडेंस हमेशा दिखता है। मैंने कहा हंसने से अच्छा जो है स्ट्रेस बस्टर कुछ भी नहीं है। आदमी यदि पॉजिटिव सोच रखे, सकारात्मकता रखे,
ज़िंदगी में नकारात्मक चीज़ें होती रहती हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में नकारात्मक चीज़ें ना हों, लेकिन उस नकारात्मक फेज में हम खुद को कैसे सकारात्मक रखते हैं वो आदमी की जो पर्सनैलिटी है उसको दिखाता है। और ऐसे ही पॉजिटिव लोगों के आसपास दुनिया आना चाहती है। और हमें भी जब हम फ्रेंडशिप करें, जब हम कुछ भी, तो हमें नेगेटिव लोगों से दूर रहना चाहिए जो हर चीज़ में कमी निकालें। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म ज़रूरी है, लेकिन जानबूझ के परेशान करने के लिए कमी निकालने वाले दोस्त ना हो तो अच्छे हैं। कम दोस्त हैं तो उसमें भी काम चल जाता है। जैसा मैंने कहा, ज़िंदगी उतार चढ़ाव होता रहता है। मैं इंजीनियरिंग मेडिकल दोनों की तैयारी कर रहा था। मैथ्स बायोलॉजी, मैथ्स में मैं ज़्यादा इंटरेस्ट था, दोनों में मेरा सिलेक्शन हुआ। जेई में भी, आईआईटी में सिलेक्शन हुआ, मेडिकल में भी हुआ। मेडिकल में एडमिशन लिया मैंने। बायो मुझे काफ़ी मुश्किल लगता था। एमबीबीएस में सिलेबस ज़्यादा होता है। मैं फर्स्ट ईयर में फ़ेल हुआ, फाइनल ईयर में भी फ़ेल हुआ। फेल होने पे एमबीबीएस में आप 6 महीने पीछे छूट जाते हैं, बैच आगे हो जाता है, उस बैच का ही नाम पड़ जाता है बैक बैच। कुछ लोग सप्ली बैच बोलते हैं, सब मजाक उड़ाते हैं। मेन रेगुलर बैच में 70 लोग हैं, आपके बैच में केवल 8-10 लोग हैं। जब आप किसी भी पूरे 4 साल आप पीछे रहते हो, जब भी किसी क्लिनिकल सब्जेक्ट में जाते हो, अरे ये बैक बैच वाले बच्चे आ गए हैं, अरे इनको तो ऐसे ही निकाल दो, तो उसके साथ पढ़ते रहना, लेकिन खुद का मोटिवेशन मेंटेन रखना। और उसी मेडिकल साइंस जहाँ मैं 2 बार फेल हुआ, जब मैंने एमडी का एग्ज़ाम दिया तो पूरे देश भर में मेरी 56 रैंक आई। और एम्स न्यू दिल्ली जो मेडिकल का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहाँ से मैंने एमडी किया। तो लाइफ में जब आपका टाइम ख़राब चल रहा हो तो खुद को ही खड़ा होना पड़ता है। हम आसपास वाली सपोर्ट ढूंढेंगे और हम सोचेंगे कि वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, वो क्या सोच रहा है, तो हम पीछे ही छूट जाएंगे। क्योंकि जब आप कॉलेज लाइफ में रहते हो उस 3-4 साल, तो हम एफिलिएशन देखते हैं, यूथ क्या है, हम हर चीज़ देखते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं। हम एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी डालते हैं तो हम देखते हैं इसने कमेंट किया कि नहीं, बर्थडे आता है इसने मुझे विश किया कि नहीं, मैंने तो इसको विश किया था इसने नहीं किया, मैं तो इसके घर गई थी ये तो मेरे घर नहीं आई, मैं तो इसको कॉन्ग्रेचुलेट किया इसने तो मुझे नहीं किया। हम इन चीज़ों में एक्सपेक्टेशन तो वो हम फील भी करते हैं, वो फिर उसी के बारे में सोचते रह जाते हैं। जब हमारा रिजल्ट ख़राब होता है, हमें लगता है हम बाहर निकलेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग मेरा मजाक उड़ा रहे होंगे। हर के लाइफ में सिचुएशंस आते हैं, हमें अपने फेलियर से खुद ही उठना पड़ेगा और सबसे पहले हमें खुद कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा, तभी दुनिया हमें कॉन्फिडेंस देगी। और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ क्या है, बहुत ही स्ट्रेसफुल है और बहुत ही लाइफ में, हर आदमी के लाइफ में क्राइसिस आते हैं। कभी आपका जॉब छूट जाएगा, कभी आप इंटरव्यू में जाएंगे, आपका अच्छा इंटरव्यू होगा, आपका सिलेक्शन उसमें नहीं होगा। काफ़ी लोगों को आपने देखा है 8-8, 10-10 इंटरव्यू देते हैं तब उनको जॉब में होता है, लेकिन वो जॉब में काफ़ी अच्छा करते हैं। काफ़ी लोग एंट्रेंस के मास्टर्स होते हैं लेकिन फील्ड में जाके अच्छा नहीं करते हैं। काफ़ी लोग वहाँ परेशान होते हैं कि ये लड़का तो पीछे रैंक लाता था, अभी इतना आगे निकल गया। लाइफ क्या है, मैराथन है, लोग आगे होते रहेंगे, कुछ पीछे होते रहेंगे, ये होता रहेगा। हम यदि कोई ये टेम्परेचर नापने वाला कोई मशीन नहीं है जहाँ आप देख सकते हैं हाँ इसका 97 है, इसका 98 है। लाइफ में बहुत स्किल सेट अलग अलग चाहिए होता है। कभी भी कोई आगे निकल सकता है, कोई पीछे हो सकता है। हमें कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। मैं देखता हूँ बहुत लोग पूरे टाइम परेशान रहते हैं दूसरों की तरक्की देख के। हमें अपनी तरक्की के लिए आगे बढ़ना है। जो आदमी दूसरों की तरक्की से परेशान रहता है उसकी पूरा टाइम उसकी परेशानी में निकल जाती है। और दूसरा चीज़ है कि जब अच्छा चीज़ करें उसमें हमें शर्माना नहीं चाहिए। मैं काफ़ी बच्चों को देखता हूँ पढ़ाई भी करेंगे, मैं तो पढ़ता ही नहीं, लाइट बंद करके छोटे छोटे टॉर्च में पढ़ेंगे जिससे लोगों को पता ना चले। हमें सही चीज़ करने में डरना नहीं चाहिए। जब मैं एमबीबीएस की पढ़ाई करता था मैं 10 घंटे 12 घंटे पढ़ता था, नंबर मेरे बहुत कम आते थे। कुछ लोग 2-3 घंटे पढ़ते थे, मेरे से ज़्यादा नंबर लाते थे। तो पढ़ाई करना कोई गलत काम नहीं है, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश का अलग अलग रिजल्ट होता है, काफ़ी लोग उसमें डिमोरलाइज हो जाते हैं। तो हमें उससे आगे बढ़ना चाहिए, सही चीज़ से घबराना नहीं चाहिए और कभी भी प्रेशर में गलत संगति में नहीं जाना चाहिए। काफ़ी लोग जो है नशे की तरफ चले जाते हैं। यूथ में नशा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो अल्कोहल हो, कैनबिस हो, कुछ लोग हार्ड ड्रग्स कोकेन और कैनबिस की तरफ भी चले जाते हैं। हमें यदि कोई आदमी ड्रिंकिंग में जा भी रहा है तो एक रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग कैसे होती है, फ्रेंड्स हम इस तरह से रखें जो कि हमें समझा पाएँ। नहीं तो काफ़ी लोग जो है अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में आके तेज़ गाड़ियाँ चलाते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं।
हेड इंजरीज हो जाती हैं, पैरालाइज हो जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि यूथ के लिए डिसिप्लिन लाइफ की इम्पोर्टेंस को समझें। काफ़ी लोग जो शो ऑफ में रहते हैं कि हमने महंगी गाड़ी खरीदी है तो हमें तेज़ चलाना ही है, वो अपनी बाइक को हेलीकॉप्टर समझने लगते हैं और रोड पे उड़ाते हैं गाड़ियों को, खुद की जान को खतरे में डालते हैं, दूसरों की जान को खतरे में डालते हैं। हमें ये भी देखना है, एज ए फ्रेंड हमें समझाना है, ये भी रोकना टोकना बंद हो गया। हम केवल मजाक उड़ाते हैं, सही एडवाइस नहीं देते हैं। एक पॉजिटिव माइंडसेट होनी चाहिए हमारी, बहुत ज़रूरी है। और एक मैंने कहा ना, पॉजिटिव माइंडसेट होने से आपकी बातों में सकारात्मकता रहती है, लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, लोग आपसे बात करना चाहते हैं। तो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जो बात है वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपने कहा कि लोग, हमारी पॉजिटिव माइंडसेट रहेगी तो लोग हमसे बात करना चाहेंगे। बिल्कुल। लेकिन आप जिस प्रोफेशन में, तो मैंने एक लाइन पढ़ा था, कैप्चरिंग माइंड एंड इमोशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप दिन भर में एक वेरियस एज ग्रुप के लोग से मिलते होंगे। कभी ऐसा होता है कि कोई बच्चा आपसे आके मिल रहा है, कभी कोई मतलब एजेड पर्सन आके आपसे मिल रहा है, तो आप एम्पथाइज, आपको लगता है कि इस प्रोफेशन में एम्पैथी दिखाना ज़रूरी है, लोगों की प्रॉब्लम्स को अपना लेकर समझना? एम्पैथी बहुत ज़रूरी है। पुलिस के अंदर जो परसेप्शन मैनेजमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। पुलिस की छवि ऐसी है, जब मैं आईपीएस में आया तो मुझे थाने में अधीनस्थ कर्मचारियों ने बोला कि सर आप अधिकारी तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब आईएएस होते तो अच्छा रहता। पुलिस के लिए तो दमदार आदमी चाहिए, जो भाषा कड़ी हो उसकी, लोगों को डरा सके। वैसी चीज़, बात चेंज हो रहा है। हर तरह के लोगों की, जो जैसे एम्पैथी की आपने बात की, एम्पैथी लाइफ में सक्सेस के लिए एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है। यदि आप दूसरों की भावनाओं को समझ रहे हैं कि वो आदमी क्या सोच रहा है, उसके ऊपर क्या बीत रही है, उसके लिए आप पेन को फील कर पाते हैं, आपके 1 मिनट या 2 मिनट का समय देने से यदि उसकी समस्या का निराकरण हो जाता है तो उस आदमी को कितनी शांति मिलती होगी। ये एम्पैथी ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। आपके पास बुजुर्ग आते हैं, उनके बच्चे के साथ प्रॉब्लम है, बच्चे मारपीट कर रहे हैं, आप उनको भगा भी सकते हो, ये पुलिस का काम नहीं है। या आप एक व्यक्ति के, पुलिस के कांस्टेबल को उसके घर भेज सकते हो, या उसके घर वालों को बुला सकते हो, बेटों को, बहू को, हाँ भाई क्यों उसके साथ ऐसा कर रहे हो, ऐसे आपको रहना चाहिए। हो सकता है आप 10 को बोलोगे, 10 नहीं सुधरें, लेकिन 10 में हो सकता है 2 या 3 लोग समझ लें, और 2 से 3 परिवार, 2 से 3 आदमी की ज़िंदगी में फ़र्क आ जाए। ऐसे ही मुझे लोग फ़ोन करते हैं, काफ़ी लोग, कि सर हमने फ़ोन पे किसी महिला से बात की, उसने कपड़े उतार दिए, सेक्स टॉर्शन का वीडियो बन गया, हमसे 80,000 90,000 रुपये वसूल लिए। एक तरफ तो आप नाराज़ हो सकते हो, तुमने जैसी हरकत की है वैसा तुमको पनिशमेंट मिल रहा है, या आप उसकी बात समझ सकते हो कि फंस गया है, उसकी वो साइबर फ्रॉड का शिकार बन रहा है, और उसका आप निराकरण कर सकते हो। काफ़ी बार OTP आता है, वो आदमी, उसको ज्ञान नहीं है, उसने OTP बता दिया, उसके पैसे कट गए, वो फ़ोन करता है तो आप गुस्से में भी आ सकते हो, इतना तो हम लोग एजुकेशन दे रहे हैं, इतना तो मैसेज आता है फ़ोन पे, OTP नहीं बताना है, तुमने OTP कैसे बता दिया, तुम्हारी गलती है, हो गया तुम्हारा नुकसान, अब क्या कर सकते हैं। तो उस आदमी पे पहले तो उसका नुकसान हुआ है, फिर इस तरह की बात सुनकर उसके ऊपर क्या बीतती होगी। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि नॉलेज हमें होती है तो हमें लगता है कॉमन नॉलेज है, हर आदमी को होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, और हर आदमी कानून के बारे में उतना जानता नहीं है। तो पहली बार होता है, तो आज हम पुलिसमैन हैं तो चीज़ समझ रहे हैं, सिविलियन उस चीज़ को नहीं समझ सकता। मेरी एक फ्रेंड है, डॉक्टर है, उसका आधार कार्ड गुम हुआ था, तो आधार कार्ड जैसे ही गुम हुआ उसने वेबसाइट पे उसको अपडेट करने के लिए लगाया, डेटा उनके पास गया, फ्रॉस्टर्स के पास, उन्होंने नेक्स्ट डे उनको फ़ोन किया कि आपका आधार कार्ड जो है उससे गलत पार्सल आया है, उस पार्सल में कोकेन मिला है। पुलिस की वर्दी पहन के उनसे पैसे वसूलना चाह रहा था। वो इतनी डरी हुई थी कि वो कुछ भी देने को तैयार थी, लेकिन उसने मुझे फ़ोन किया तो मैंने उसको बताया कि तो फ्रॉड है, वो मानने को भी तैयार नहीं थी। जब मैंने उसको बताया देखो ये नाम का कोई व्यक्ति एग्जिस्ट नहीं करता है, तब जाके वो मानी। तो हम एज ए सिविलियन यदि हम सोचते हैं, अब आप खुद सोचें, आपको यदि किसी का फ़ोन आता है सीनियर पुलिस ऑफिसर बोल के कि भाई आपका वो पर्स में जो है ये चीज़ें मिली हैं और आपका पर्स कल ही गुम हुआ है, तो आपके अंदर क्या, आपको लगेगा अरे वहाँ तो मेरा ID कार्ड भी है, वो तो मेरे नाम पे है, मैं फंस जाऊँगी। फिर आपको डराया जाएगा कि आपको कॉलेज से आपको खींच के ले जाया जाएगा, जेल में बंद किया जाएगा, तो आपको लगेगा मेरी इज्जत का क्या होगा, फैमिली मेम्बर्स क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी। तो हमारा जो पर्सपेक्टिव है जो सिविलियन, वो बहुत अलग होता है। तो बहुत ज़रूरी है एम्पैथी में हम ये भी सोचें, उस आदमी की अंडरस्टैंडिंग सोच के करें। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम जिस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, हमें लगता है वो सबको आता होगा। जैसे काफ़ी टीचर्स ऐसे होते हैं कि नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो पढ़ा अच्छा नहीं पाते हैं। कारण क्या है कि वो अपने लेवल का ही पढ़ाना चाहते हैं, और जब कोई बच्चा नहीं समझ पाता है तो उस पर नाराज़ हो जाते हैं, यार ये भी नहीं आता तुम्हें,
ये भी पढ़ाया था तुम्हें। तो क्या है, हमें एम्पैथी होना बहुत ज़रूरी है कि वो क्यों नहीं समझ पा रहा है, उसका लर्निंग स्टाइल क्या है। यदि लाइफ में हमें सक्सीड होना है किसी भी फील्ड में, वो पर्सनल रिलेशनशिप हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, उसमें एम्पैथी होना बहुत ज़रूरी है। यदि हमारा बच्चा भी कुछ कर रहा है, आजकल डेमोक्रेसी है, यदि मैं बेटे को डांट भी देता हूँ तो खुद पर वो पापा आपने मुझे डांट क्यों दिया, अब उसके पापा तो नहीं डांटते। हमें एम्पैथी होना बहुत ज़रूरी है कि हमने क्या ज़्यादा तो नहीं बोल दिया, क्या हमें ऐसे बोलना चाहिए था, हम कैसे और बोल सकते थे। तो आज के टाइम में हार्ड स्किल के साथ सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग, नेगोशिएशन की ट्रेनिंग, इंट्रोगेशन की ट्रेनिंग, आपको एंगर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग, क्योंकि आप जॉब में अपनी डिग्री से पहुंच सकते हो, लेकिन उस जॉब में सक्सीड होने के लिए ये सॉफ्ट फैक्टर्स बहुत ज़रूरी हैं। सर जैसे मेरा एक बिलीफ है कि अगर हमें कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तो वो अपॉर्चुनिटी करने के बाद हमें बहुत सारी एक्सपीरियंसेस मिलती है, तो वो आपकी कौन सी एक बिलीव है जो आपको दैट कीप्स यू गोइंग, आपको आगे बढ़ा रही है? एक बार आप लाइफ में आपने एडवर्स सिचुएशन को पार कर लिया तो आपके अंदर एक सेल्फ एफिकेसी रहती है कि इससे ख़राब क्या होगा, जब भी ख़राब आएगा मैं उसको टाइड ओवर करके आगे बढ़ पाऊँगा। मैं सेकेंड ईयर MBBS में था, मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरा पैर में फ्रैक्चर हो गया था। मैं फर्स्ट ईयर फेल भी हो गया था, वैसे बैक में चल रहा था, फिर 1 साल एडमिट था, 4 ऑपरेशंस मेरे हुए। सभी को लग रहा था कि ये तो MBBS में आगे नहीं बढ़ पाएगा, MBBS कंप्लीट कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा, लेकिन उसके बाद वहाँ से आगे बढ़कर पहले PG में अंडर 100 रैंक लाना और उसके बाद फिर मेडिकल साइंस को ही एक ऑप्शनल रख के UPSC देना, तो कहीं ना कहीं एक सेल्फ एफिकेसी की बात है कि मैं यदि कोई भी तैयारी करूँगा, मन से करूँगा, तो मेरे अंदर एक काबिलियत है कि मैं वो कर सकता हूँ, और नहीं भी हुआ तो मैं कमी ढूंढ के अगली बार कर पाऊँगा। सिविल सर्विस में पहली बार मेरे इंटरव्यू में फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा प्रिलिमिनरी निकला, मेंस निकला, मैं इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन इंटरव्यू में मेरे बहुत ही कम मार्क्स आए, 300 में केवल 97 मार्क्स आए थे। तो लोग कहते हैं कि पर्सनालिटी बदली नहीं जा सकती, लेकिन पहली बार में 97 मार्क्स थे इंटरव्यू में, और जब मैंने सेकेंड टाइम इंटरव्यू दिया तो मेरे 300 में 234 थे, जो कि पूरे देश भर में सेकेंड हाईएस्ट थे। तो हर चीज़ बदली जा सकती है, ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो सुधार नहीं लाया जा सकता, लेकिन ज़रूरी है कि अपने कमियों को हम देखें, अपने पे भरोसा रखें। ज़िंदगी में कामयाबी का सबसे पहला चीज़ है अपने पे भरोसा रखना और अंत तक हार नहीं मानना और लगे रहना। सर लाइफ में कब कौन सी प्रॉब्लम्स आ जाए ये हमें पता नहीं चलती है, तो हमें हर सिचुएशन को डील करना आना चाहिए। जैसे कि अभी जस्ट हमने देखा कि हमारी लोकेशन बदल गई क्योंकि बाहर बारिश आ गई, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको 3 कंडीशंस दूँ कि आप अगर इस कंडीशन में होते तो आपका वो कौन सा स्टेप होता है, आप कौन सा प्राइमरी स्टेप लेते हो। तो पहला कंडीशन मैं आपको ये देना चाहूँगी कि जैसे कि आप कवर्धा में पोस्टेड हो बट नाउ यू आर इन योर होम, तो कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि कवर्धा में कोई इमरजेंसी आ गई तो आप उसको घर से कैसे डील करते हैं? जैसे मैंने कहा, टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा साधन आ गया है, मोबाइल है, व्हाट्सएप है, वीडियो कॉलिंग है। बहुत ज़रूरी है कि सारे स्टेक होल्डर्स को आप जानें, आपका एक पर्सनल रिलेशन हो। टेक्नोलॉजी इमरजेंसी के लिए अच्छी है, लेकिन जो ह्यूमन रिलेशनशिप आपस में बातचीत करके होती है उसका कोई जवाब नहीं है। यदि आप जब कवर्धा में रहते हैं, आप जनप्रतिनिधियों से मिलते हैं, मीडिया जनों से मिलते हैं, जनता से मिलते हैं, यूथ से मिलते हैं, उनके साथ आपकी एक इमेज बनी रहती है, आपकी बात को सुनते हैं। तो यदि आपकी ऐसे रिलेशनशिप लोगों से बन रखा है, तब यदि मान लीजिए कुछ क्राइसिस भी होती है, कहीं चक्का जाम हुआ, कहीं पे कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हुआ, तो आप फ़ोन से जो जनप्रतिनिधि हैं, जो उनको नेतृत्व कर रहा है, जो एग्रीव्ड पर्सन है, उनको आप फ़ोन से सुनते हैं, उनकी प्रॉब्लम को समझाने की कोशिश करते हैं और फिर तुरंत आप पहुंचते हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है कि टाइम टू रिस्पॉन्ड कैसा है, और दूसरी बात क्या है, व्यक्ति को लग रहा है कि नहीं कि आप उसकी प्रॉब्लम को सुलझाना चाहते हैं कि नहीं सुलझाना चाहते। और दूसरी बात, हमेशा एक टीम बनाना चाहिए। यदि आप टीम बनाते हैं तो टीम में यदि एक व्यक्ति, आप देखते हैं क्रिकेट मैच, कभी एक व्यक्ति इंजर्ड हो जाए तो उसके लिए टीम रुकती नहीं है, दूसरे लोग खेलना शुरू कर देते हैं। तो वैसे आपने एक टीम बना के रखी हुई है, तो यदि आप वहाँ नहीं भी हैं तो कोई दूसरा उसको लीड करता है और आप उसको गाइड और मेंटर करते हैं। हमेशा मैंने कहा, सॉल्यूशन जो है फोकस्ड थिंकिंग होनी चाहिए, उसमें आप क्या कर सकते हैं वो आपको देखना चाहिए। और बहुत ज़रूरी है लीडरशिप में कि आप तुरंत सॉल्यूशन की स्ट्रैटेजी बनाएं,
कि ये इवेंट किस कारणों से हुआ है, एंटीसीडेंट क्या है, क्या हो रहा है और क्या क्या इसके कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो आपने सारे कंसिक्वेंसेस के लिए आपको टेलर्ड आपका सोल्यूशन होना चाहिए और फिर उसको आपको तुरंत इमीडिएटली क्या करना है वो प्लान बनाना चाहिए। शॉर्ट टर्म प्लान कुछ अगले एक दिन में क्या करना है और फिर लॉन्ग टर्म प्लान की दोबारा ना हो। तो एक तरह से यदि आपका दिमाग में खाका तैयार है और आपको पता है कैसे करना है तो नीचे तक बात जाती है कि हाँ ये ऐसा तरीका है, इससे हम ऐसे आगे बढ़ेंगे। हमेशा क्या है, प्रैक्टिकलिटी में हमेशा हर सॉल्यूशन जम जाए वो गारंटी नहीं होती, तो उसको आपको मॉडिफाई भी करना पड़ सकता है। तो सेकंड कंडीशन ये है कि मान के चलिए कि आप कभी जल्दी में हो, आप खुद से ड्राइव करके कहीं जा रहे हो, दिस इज जस्ट अ कंडीशन कि गलती से कभी आपसे ट्रैफिक रूल्स का भी ब्रेक हो गया, क्या कभी आप सीट बेल्ट लगाना भूल गए तो, और कभी आपको कोई पुलिस ऑफिसर ने पकड़ लिया तो? मैं आपको प्रैक्टिकल सही कहानी बता रहा हूँ। मैं अभी फ़्लाइट से दिल्ली गया था, मैं सिविल क्लोथ्स में था, मैं फ़्लाइट में बैठा तो उसमें मोबाइल्स को एरोप्लेन मोड में डालना होता है, लेकिन हमारे लगातार फ़ोन्स आते रहते हैं। तो मैं प्लेन उड़ने ही वाला था, फ़ोन पे बात कर रहा था, तो बगल में एक जेंटलमैन बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि एरोप्लेन मोड में डालना चाहिए, आप अपनी जान को भी खतरे में डाल रहे हैं और हम सब की जान को खतरे में डाल रहे हैं। मुझे खुद लगा नहीं है सही बता रहे हैं, मैंने खुद उसको एयरप्लेन में मोड में डाला और अब मैं जब भी फ़्लाइट में ट्रैवल करता हूँ मैं उसको एयरप्लेन मोड में डालता हूँ। दुर्घटनाएँ 1000 10,000 साल में हो सकता है एक बार हो, लेकिन वो किसी के साथ हो सकता है, तो सुरक्षा मापदंड सबके लिए है। और जैसे मैंने कहा कि हमारा काम समझाना है, लेकिन हम भी 100% आइडियल या सही नहीं हो सकते, तो हमें हमेशा अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको करेक्ट करना चाहिए। और ये बहुत अच्छी आदत है, यदि हम हर आदमी जो गलत कर रहा है उसको समझाएं तो हम भी सुरक्षित होंगे। उन्होंने मुझे एयरप्लेन मोड डालने के लिए कहा। काफ़ी लोग आप देखिएगा प्लेन में नॉर्मल बात करते रहते हैं, जैसे ही लैंड होना शुरू नहीं हुआ कि लोग ऑन कर लेते हैं। कभी मान लीजिए वो कम्युनिकेशन चैनल बिगड़ा और इसके कारण कभी एक्सीडेंट हो गया, सबकी जान खतरे में। तो सुरक्षा का यही नियम है कि ज़िंदगी हमेशा सीखने के लिए है, और जब भी गलती करें कोई बता रहा हो तो उसको ईगो पे नहीं लेना चाहिए कि मैं पुलिस अधिकारी हूँ, मुझे किसने कैसे बता दिया। हमें गलती को सुधारना चाहिए। Now, what's the most challenging day of your career till date? देयर बी मैनी चैलेंजिंग डेज। मुझे याद है लोकसभा विधानसभा चुनाव था 2018 में, उसमें दूरदर्शन की टीम के साथ दंतेवाड़ा में पोस्टेड था। अति संवेदनशील नक्सल क्षेत्र है, वहाँ पर एक बूथ था नीलावाया गांव, जहाँ पहली बार चुनाव होना था आज़ादी के बाद। तो दूरदर्शन की टीम के साथ हम कवर करने गए हुए थे, माओवादियों ने हमला कर दिया। उसमें हमारे दूरदर्शन का कैमरामैन जो था वो नक्सलियों की गोली से शहीद हो गया, 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए। हम लोगों ने 1.5 घंटे तक फायरिंग की और करीब केवल 10 से 15 पुलिस वाले हम लोग थे, हमने 50 से ज़्यादा माओवादियों को खदेड़ दिया। तो खुद में एक लीडरशिप देने की और दुख भी, क्योंकि हमारे 2 लोग शहीद हुए, कैमरामैन शहीद हुआ। लेकिन मैंने कहा लाइफ में आप तैयारियां करते हैं, लेकिन वो तैयारी आपके हिसाब से जाए वो नहीं है। पढ़ाई के फील्ड में भी रहा है, डिफ़िकल्ट टाइम्स रहे। जैसे मैंने कहा फर्स्ट MBBS के बाद जब बैच से पीछे हो गया था, मेरा फ्रैक्चर हो गया था, 1.5 साल हॉस्पिटल में रहा, 4 बार ऑपरेशन हुआ, करीब 150 से ज़्यादा स्टिचेज लगे। ये भी भरोसा नहीं था कि अपने पैर पे चल भी पाऊँगा कि नहीं चल पाऊँगा। तो निश्चित रूप से बहुत डिफ़िकल्ट टाइम्स था, लेकिन मैंने कहा कि जिनकी लाइफ में डिफ़िकल्ट टाइम्स आते हैं वो यदि उनको पार कर पाएँ तो एक इनर स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाता है। तो चैलेंजिंग टाइम्स के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अपने इस पूरे करियर में आपने बहुत कुछ अचीव किया, तो आप छोटे छोटे अचीवमेंट्स में खुश होते या यू लुक फॉर समथिंग बिग चैलेंज? अब इतना लोगों से प्यार मिल रहा है, इससे बड़ा खुशी और क्या होगी। हमें छोटे मोटे डिफ़िकल्टी से परेशान नहीं होना चाहिए। मैं दुर्ग में पोस्टेड था, 1 साल पोस्टिंग के बाद अचानक मेरी पोस्टिंग कवर्धा आ गई, तो जो यहाँ से थोड़ा छोटा जगह है, लेकिन मैंने कहा कि हमें उससे परेशान नहीं होना चाहिए। हम यदि काम करना चाहें तो कवर्धा रह के भी कर सकते हैं। आजकल मैंने कहा टेक्नोलॉजी का टाइम है, किसी का फ़ोन गुम हुआ, किसी का स्ट्रेस हेल्पलाइन हुआ, कोई परेशान है, नीट एग्ज़ाम ख़राब हो गया, किसी का JEE ख़राब हो गया, किसी का कुछ, लोग बच्चे फ़ोन करते हैं, ये करते हैं। तो निश्चित रूप से काम करने के लिए कोई जगह छोटा बड़ा नहीं है, और हम उसको कैसे लेते हैं, और जो मैंने कहा रेस्पेक्ट जो है अपने काम से होता है, आप कैसे इंटरेक्ट करते हैं,
आप अपने छोटी सी एक्शन से दूसरों के दिल में जगह बना सकते हैं। और मैंने कहा भाषा से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। यदि भाषा आपकी ये है, आप सबको रेस्पेक्ट देते हैं, तो आपको हमेशा रेस्पेक्ट मिलता है। अब नाउ गेटिंग बैक टू योर, जब आप कॉलेज में थे, लाइक लबासना में, लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी में थे, तो मैंने जो वीडियोस देखे हैं, दैट इज़ अ ड्रीम। सारे एस्पिरेंट्स का ड्रीम होता है कि एक बार वो वहाँ जाए। तो आपका वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आप वहाँ पे थे? फ्रेंड सर्कल, वहाँ की सारी ट्रेनिंग्स कैसी होती थी, स्पोर्ट्स, आपका स्पोर्ट्स से कैसे जुड़ाव रहा? जैसा आपने कहा ड्रीम है, और जिसके लिए आप इतने वर्ष तैयारी करते हो और फिर वहाँ पहुँचते हो, तो एक सेंस ऑफ प्राइड भी रहता है कि आप उन सेलेक्टेड लोगों में हो जो वहाँ पहुँचे हैं। सारे जो लोग हैं सभी जो है इंडिया के सिलेक्टेड लॉट के साथ आप रहते हो, तो नई नई चीज़ें करने को मिलती हैं। वहाँ हॉर्स राइडिंग रहता है, बंजी जंपिंग रहता है, आपका फिजिकल एक्सरसाइजेज रहते हैं। हर फील्ड के जो बड़े बड़े ल्यूमिनरीज होते हैं वो आके वहाँ पे अपनी बातें रखते हैं। उनके साथ जो को आप टीवी में देखा करते थे, उनके साथ आप सीधा इंटरेक्शन शुरू हो जाता है आपका। आपको समझ में आता है कि देश को चलाने वाले किस तरह से देश चलता है, पॉलिसीज़ कैसे बनते हैं, कैसे कार्यान्वित होते हैं। एक सिविलियन से एक ऑफिसर के रूप में एक ट्रांजिशन होता है, तो बहुत ही सुखद एक्सपीरियंस होता है लाइफ में जब भी आदमी कुछ अच्छा कर पाए। और बहुत कम फॉर्चुनेट लोग होते हैं जो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की गेट को पार कर पाते हैं। तो काफ़ी आपके लिए एक लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस रहा। बिल्कुल, मैं भगवान का भी शुक्र है कि मैंने बड़े बड़े मैं खुद एम्स से मैंने पढ़ाई की है, वो भी नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है। फिर मैंने नेशनल लबासना जाके ट्रेनिंग करी, फिर नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद से की। तो और अच्छे बच्चों से हर जगह मेरा इंटरेक्शन रहा, तो निश्चित रूप से एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा है। तो एक क्वेश्चन है कि जैसे आपसे कभी भी अपने जर्नी में कोई ऐसी मिस्टेक हुई है जिससे किसी गलत इंसान को ना चाहते हुए आपसे कुछ मिस्टेक में बहुत बार होता है। सजा मिल गई? काफ़ी बार जो है पब्लिक का प्रेशर रहता है, कोई क्राइम हुआ उसको तुरंत डिटेक्ट करना है। काफ़ी बार चीज़ें इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन जाती है कि हमें तुरंत डिसीजन लेना पड़ता है। काफ़ी बार मैं माओवादी इलाकों में था, तो काफ़ी बार माओवादी दबाव में ग्रामीणों को भेजा करते थे प्रोटेस्ट करने के लिए, तो उनको खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज तक करना पड़ता है। ख़राब लगता है, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उन पे लाठी चलाना पड़ रहा है, अपने ही लोग हैं। लेकिन टफ़ डिसीजंस लेने पड़ते हैं जब फायरिंग होती है। पहली बार मुझे याद है 2017 में एक अरनपुर थाना क्षेत्र सदंतेवाड़ा का वहाँ फायरिंग हो रही थी। उसमें 3 पुलिस वाले शहीद हुए थे, 5 माओवादी मारे गए थे, 3 पुलिस वाले घायल हुए थे, उसमें एक माओवादी भी घायल था। तो सबने कहा सर ये तो अपने हमारे लोगों की हत्या की है, हमें इसको न्यूट्रलाइज़ कर देना चाहिए। मैंने कहा नहीं, ये घायल है, मदद मांग रहा है। फर्स्ट एड तीनों का किया, तीनों को एक ही एम्बुलेंस में भेजा। माओवादी भी बच गया, पुलिस वाले भी बच गए। तो शुरू में जब फायरिंग होती थी, लोगों की जानें जाती थी, लगता था कि जान लोगों की जा रही है। लेकिन जब हम डॉक्टर भी हैं, कोई कैंसर हो गया है तो उसका हाथ काटना पड़ता है, पैर काटना पड़ता है, टफ़ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। वैसे ही यहाँ पर है, काफ़ी बार हमें पूरी तरह से हम कॉन्फिडेंट नहीं होते कि इस व्यक्ति ने ये क्राइम किया है कि नहीं किया है, लेकिन जो साक्ष्य होते हैं उसके आधार पे उसको हम कार्रवाई करते हैं। बाद में वो निर्दोष भी काफ़ी बार निकलता है, जेल से छूटता भी है। तो निश्चित रूप से चैलेंजिंग जॉब है, और एक बैक एंड में चीज़ें तो रहती ही रहती हैं। जब मैं डॉक्टर था तो उस टाइम भी कोई पेशेंट की जान चली जाती थी। हेड इंजरी है, सीवियर इंजरी है, हम बचा नहीं सकते। कोई टर्मिनल इलनेस है, हम बचा नहीं सकते। हम आदमी हैं, भगवान नहीं है, और हमें अपने आप को भगवान की लेवल पे सोचना भी नहीं चाहिए। हम हर आदमी अपने एक सीमित दायरे में ही काम कर सकता है, और हमें उस दायरे को समझना चाहिए। बिल्कुल। तो अंत की तरफ बढ़ते हुए, टाइम मैनेजमेंट हम सबकी लाइफ में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जैसे हम लोग भी कॉलेज में मल्टीपल क्लब्स में इन्वॉल्व रहते हैं, तो एक नॉर्मल प्रॉब्लम जो डे टू डे लाइफ में हम सब फेस करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है। एग्जाम्स के लिए पढ़ना है, खुद के स्टार्टअप पे ध्यान देना है, फ्यूचर में क्या करना है वो कहीं ना कहीं लगा रहता है। तो हाउ डू यू मैनेज योर हैप्पीनेस, योर मी टाइम, योर फैमिली टाइम along with your professional duties? टाइम मैनेजमेंट आज के दिन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और टाइम ऐसी चीज़ है जिसको ना बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है। हर आदमी के लिए 24 घंटे ही होंगे,
1 घंटे 60 मिनट का ही होगा, तो 24 घंटे कम ज़्यादा नहीं किए जा सकते। एक मल्टीटास्किंग जो स्किल है वो आज के टाइम में बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें डिसाइड करना है कौन काम ऐसा है जिसको हम सिंगल टास्क करना चाहते हैं, या फिर अभी हमें कोई चीज़ कंसेप्ट बना के पढ़ना है तो वो हमें सिंगल टास्क है, हम बाकी चीज़ों पर ध्यान ना दें, तो उस टाइम हमें मोबाइल साइड कर देना है, सोशल मीडिया से दूर हो जाना है। और कौन सा टाइम ऐसा है जहां हम 3-4 काम कर सकते हैं जिसमें बहुत हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन नहीं चाहिए, तो वो मल्टीटास्किंग बहुत, जैसे हम जब खाना खा रहे हैं उस टाइम हो सकता है हम व्हाट्सएप भी देख सकते हैं, क्योंकि उस टाइम तक कंसंट्रेशन नहीं चाहिए हमें खाना खाने में। उस टाइम हो सकता है हम रिलैक्स करने के लिए गाने भी सुन लें, उस टाइम हो सकता है उसी टाइम हम टीवी सीरियल भी देख लें। लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं उस टाइम हम साथ में टीवी सीरियल देखेंगे तो वो हमें तो फिर वो डिस्ट्रैक्ट करेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हर काम को हम डिवाइड करें कि किस काम में किस लेवल ऑफ अटेंशन कंसंट्रेशन चाहिए, और फिर उसको हम उसी हिसाब से पे करें। हम काम को स्विच करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक काम से जब दूसरे काम की तरफ जाते हैं तो बीच में इस काम का रेसिड्यू जो है इधर ना जाए। कुछ काम ऐसे हैं जो हाई अटेंशन के काम है, पढ़ाई का काम है, उसके पहले यदि हमने कोई हाई इमोशनल काम किया है, जैसे हमने कोई लड़ाई, अब दोस्त के साथ कुछ डिस्प्यूट है, हमने उस टाइम लड़ाई कर ली, उसके जस्ट बाद हम पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे तो हम कर नहीं पाएंगे। तो उस टाइम हमें कोई ऐसा काम ढूंढना पड़ेगा जो कम अटेंशन कंसंट्रेशन का हो जाए। यदि हमें अपने टाइम स्पैन को देखना है, हर आदमी का एक हाई अटेंशन का टाइम होता है। कुछ बच्चे जो हैं वो सुबह के टाइम उनका अटेंशन बहुत अच्छा रहता है, वो सुबह उठ के पढ़ें। कुछ बच्चे हैं जिनका रात में अटेंशन काफ़ी अच्छा होता है, 12 बजे से 3 बजे के बीच में, तो किसी का होता है 10 बजे से 1 बजे। तो अपना हर आदमी अपने क्लॉक के हिसाब से सोचे कि मेरा बेस्ट ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन कब है जब मैं सबसे ज़्यादा रिटेन कर पाता हूँ। क्योंकि आदमी तो खुद जज है, हमें दूसरे से कॉपी नहीं करना चाहिए। यदि हमारा रूम पार्टनर यदि सुबह उठ के पढ़ता है, जो भी नहीं हम भी सुबह उठ के ही पढ़ें, लेकिन फिर वो बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसा रूम पार्टनर चुने जिसके साथ हमारी टाइमिंग जमे। तो ऐसा ना हो कि हम जब पढ़ के आ रहे हैं उस टाइम वो उठ जाए, वो नहा रहा है, वो आवाज़ें कर रहा है, वो गाने सुन रहा है, तो हमारी फिर नींद ही नहीं आएगी हमें। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मिलियू को सेट करें कि किस चीज़ से हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है। और हम यदि परेशान हैं तो खुद को रिलैक्स करें, कुछ ये मेडिटेशन करें, कुछ गाने सुने जिससे भी हमें रिलैक्सेशन होते, घर बात कर लें, दोस्तों से बात कर लें, और जब रिलैक्स हो जाए तब हाई अटेंशन का काम करें। यदि हम परेशानी में हाई अटेंशन का काम करेंगे तो ना तो हम उस पर फोकस कर पाएंगे, ना चीज़ों को रिटेन कर पाएंगे, और फिर परेशान होंगे। और वैसे ही बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो स्टडी टेक्निक है वो कैसे उसको हम इम्प्रूव करें जिससे कि वो हमारे इंडिविजुअलाइज हो। तो कुछ लोग हैं पेन लेके मार्क करते हैं तो उससे उनका अटेंशन बढ़ता है, कुछ लोग हैं उसको छोटा चिप्पी लगा के उसको साइड में लिखते हैं, उससे होता है। कुछ लोग पुराने क्वेश्चंस देखते हैं फिर पढ़ते हैं तो उससे उनकी रिटेंशन बढ़ती है। कुछ लोग डिस्कस करके करते हैं तो उससे उनकी रिटेंशन बढ़ती है। कुछ लोग एक्रोनिम्स बनाते हैं उससे वो याद कर लेते हैं। कुछ लोग जो है उसको पॉइंट पॉइंट बनाते हैं उससे कर लेते हैं। कुछ लोग उसको लिख के देखते हैं उससे याद होता है। कुछ लोग ई नोट्स बनाते हैं कॉपी पेस्ट करके तो उससे उन्हें याद होता है। हर आदमी को देखना है कि आपकी स्ट्रैटेजी, आपका दिमाग किस चीज़ से जल्दी रिटेन कर पा रहा है, क्योंकि एक है जनरल प्रिंसिपल और एक है इंडिविजुअलाइज प्रिंसिपल। तो आपको खुद को देखना है और अपने हिसाब से सोल्यूशन ढूंढना है, पर्सनलाइज सोल्यूशन ढूंढना है। सिर्फ हमारे एक्शंस, हमारा जो इन्वायरमेंट है, जिस फ्रेंड सर्कल में हम रह रहे हैं, वो भी एक टाइम मैनेजमेंट का कहीं ना कहीं पार्ट रह जाता है। बिल्कुल, यदि आपके पास डिस्ट्रैक्शंस है, दोस्त आपके कैसे हैं, संगति का बहुत फ़र्क पड़ता है। यदि आपको पता है एग्ज़ाम्स हैं, आपके ऐसे फ्रेंड्स हैं जो उसी टाइम कह रहे हैं चलो क्लब चलते हैं, चलो मूवीज़ चलते हैं, चलो, तो आपने मना भी कर दोगे तो आपके दिमाग में घूमता रहेगा कि अरे ये तो इस मूवी में ये हो गया, ये मेरा छूट गया, इसको मना नहीं करना चाहिए था, चली जाती। आदमी को एम्बिगुअस नहीं रहना चाहिए, डिसीजन ले लेना चाहिए, या तो चले गए तो फिर देख के आ गए या फिर अपने काम में लग गए। And my last question to you, sir. How does it feel with those patches on chest and those stars on your shoulder? And are you at peace now? लाइफ एवर लर्निंग एक कर्व है, लेकिन निश्चित रूप से जो गर्वान्वित फील होता है, आप देख सकते हैं 2 गैलेंट्री मेडल मुझे मिला है, माननीय राष्ट्रपति महोदय से 2 बार मिला है, काफ़ी सारे मेडल्स मिले हैं, और सबसे अच्छी बात है कि जो जनता का जो प्यार मिला है, इतने लोग जानते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि हर आदमी की कुछ ना कुछ मैं मदद कर पाता हूँ। ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि परसेप्शन जो है वो आप यूफोरिया क्रिएट कर सकते हो
लेकिन उसको सस्टेन आप तभी कर सकते हो जब आपके एफ़र्ट्स हों और काम हो, नहीं तो इमेज बनेगी वो तुरंत डाउन हो जाएगा। और बहुत ज़रूरी है, एक बार अपने एक लेवल ऑफ अचीवमेंट आपने अचीव कर लिया तो उसको मेंटेन करना इससे भी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बहुत लोग शिखर पे पहुंच जाते हैं लेकिन उसे बरकरार रखना अपने आप में एक मेहनत है। और ये आदमी को मान के चलना चाहिए कि कोई भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाएगा लेकिन वहाँ घर बना के नहीं रह सकता, उसको नीचे उतरना ही पड़ेगा। हर एक चढ़ाई के बाद एक ढलान आना ही आना है। वैसे ही करियर में है, जब आप यंग रहते हैं, ये मौका है, लोगों से आप मिल रहे हैं, आपसे कुछ गलतियाँ भी होंगी, सुधारना भी पड़ेगा। हो सकता है आज आप पॉपुलर हैं, कल को कोई दूसरा पॉपुलर होगा। आदमी को उसकी आदत नहीं बना लेनी चाहिए, आदमी को काम करते रहना चाहिए और इस पे नहीं सोचना चाहिए कि आज मेरे कितने फॉलोअर्स हैं, कल कितने हो जाएंगे, आज मेरा वीडियो कोई देख रहा है, कल देखेगा नहीं देखेगा। लाइफ ऐसे ही है, लोग आते हैं जाते हैं, कारवां चलता रहता है, कारवां को एंजॉय करना चाहिए। लास्ट में आपसे मैं एक मैसेज एक्सपेक्ट कर रही हूँ सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए जो अभी कुछ सालों में यूपीएससी के एग्जाम देंगे, उनके लिए आपका क्या मैसेज? मेरा यही मैसेज है कि आप लोगों ने एक बहुत ही अच्छे सर्विसेज में जाने के लिए मन बनाया है, लेकिन एक बहुत ही चैलेंजिंग पाथ आपके आगे है जहाँ पे आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा और छोटी मोटी असफलताओं को पार करना पड़ेगा और हिम्मत रखनी पड़ेगी, मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा, खुद पे बिलीफ रखना पड़ेगा, एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना पड़ेगा, गलतियों को दूर करके उसको ठीक करना पड़ेगा। और यदि आपने चाह लिया है और आप अपने अंदर चेंजेस लाएंगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता। कभी भी किसी भी स्टीरियोटाइप पे ना जाएं कि हमने किस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है, छोटे कॉलेज से किया है कि बड़े कॉलेज से किया है। मैं छोटे जगह से बिलोंग करता हूँ, बड़ी जगह से बिलोंग करता हूँ, मुझे भाषा इंग्लिश पे कमांड है कि नहीं है, मैं कौन से कोर्स में हूँ, मैं किस स्ट्रीम से आया हूँ। यूपीएससी में हर स्ट्रीम से, हर कोर्सेज से लोग सेलेक्ट होते हैं। भ्रांतियों पे ना जाएं, खुद उसको करें और यदि आपने तैयारी की तो आप ज़रूर सफल होंगे। सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को मैं सफल करियर की जो शुभकामनाएँ देता हूँ। मैं ये भी कहता हूँ यूपीएससी कोई अंत नहीं है दुनिया का। काफ़ी ऐसे एस्पिरेंट्स मेरे साथ थे जो कि यूपीएससी नहीं कर पाए, आज वो अपने अपने फील्ड में उन्होंने जो है सक्सेस की हर बुलंदियों को पार किया है। कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कुछ लॉयर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ आर्किटेक्ट्स हैं, कुछ ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के हैं, कुछ मैनेजमेंट्स के लोग हैं। तो यूपीएससी ज़िंदगी का अंत नहीं है। जो आए वो भी अच्छा है, जो ना कर पाएँ तो यूपीएससी की जर्नी में वो इतने सारी चीज़ें सीखेंगे कि वो एक सफल व्यक्ति जो है और सफल प्रोफेशनल आगे बन सकता है। बिल्कुल सर, थैंक यू सर कि आपने आज हमारे पॉडकास्ट में इतना टाइम दिया। आज ना कि सिर्फ हमने प्रिपरेशन के लिए बात किया, आपकी करंट लाइफ के बारे में भी बात किया कि आप कैसे सब कुछ मैनेज करते हैं और इसकी वजह से अपकमिंग एस्पिरेंट्स को या फिर एक आईपीएस ऑफिसर की लाइफ कैसी होती है, ये सब कुछ आज हमें आपसे जानने को मिला। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपने अपना इतना टाइम दिया हम सभी को, सारे टीनेजर्स को, और इसके लिए धन्यवाद सर। जय हिंद। जय हिंद। Like, share and subscribe to Spreadly Bharat.